आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, लोकल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सरफेस। इससे पहले के चैप्टर में यानी कि चैप्टर 1 में आपने स्टडी किया था स्पेस कर्व्स के बारे में, जो कर्व स्पेस में होते हैं। अब यहां पर है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस, और एक बात है कि लोकल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, यानी बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, उस सरफेस पे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको पढ़नी है, यहाँ पर स्टडी करनी है। तो देखिए सरफेस है क्या। ए सरफेस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स से u and v. That is, x is the function of uv, y is the function of uv, z is the function of uv. सरफेस, जैसे कि हम आपको यहाँ पर एक सरफेस का एग्जाम्पल देते हैं और उसको लेकर के चलते हैं साथ ही साथ, तो समझाने में एक आसानी भी रहेगी। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक सिलेंडर ले लिया, सिलेंडर भी एक सरफेस है, राइट सर्कुलर सिलेंडर हम यहाँ पर ले रहे हैं, और ये हमने सिलेंडर लिया, राइट। और इसका सेंटर आप चाहे तो ओरिजिन ले सकते हैं, यहाँ पर ये एज ए एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये एज ए वाई एक्सिस ले लीजिए, ये एज ए जेड एक्सिस ले लीजिए, ठीक। एक जनरेटर लाइन भी हम यहाँ शो कर सकते हैं आपकी, कि ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ऐसी तो बहुत सी लाइनें जो कि पैरेलल होंगी जेड एक्सिस के, सभी की सभी जनरेटिंग लाइन कहलाएंगी। और ये अगर सेंटर ओ है आपका, ओ और ये पॉइंट यहाँ मीट करता है फुट परपेंडिकुलर एम, तो यहाँ पर हम एक एंगल लेते हैं जिसे हम एक्स ओ एम कह दे रहे हैं, और इसकी वैल्यू हम यू ले लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर जैसे कि कोई पॉइंट आप लेंगे, मान लीजिए अभी हम यह कर्व भी बना लेते हैं समझाने के लिए आपको, जिससे कि आगे चल करके आपको और आसानी हो जाएगी। ये हेलिक्स की तरह हमने कर्व भी बना लिया। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक पॉइंट P लिया हुआ है, ठीक। ये जो डॉट बनाया ये P है, इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाहर, और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है। और अगर ये एक्स वाई जेड को देखा जाए तो एक्स भी जो फंक्शन है वो यू वी का है। अब आप पूछेंगे सर वी क्या है। एक्चुअली वी जो है हमने यहाँ पर m से लेकर के p तक जो है वो v ले रखा है। p यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट है, मे बी कि कहीं भी हो सकता है, फिलहाल ये p लिया हुआ है यहाँ पर, बिकॉज एक्स वाई जेड इज वेरिएबल, दैट्स व्हाई सरफेस इज जनरेटेड। सरफेस पूरी बनी हुई है ड्यू टू द वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड। एक्स ये हो गया, y जो है वही फंक्शन है आपका u v का, और z भी फंक्शन है आपका u और v का, ठीक। अभी आप कहेंगे सर ये एक्स वाई जेड और यू वी क्या होते हैं, इनके अगर नाम से बात करें तो एक्स वाई जेड को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है, पढ़ा है आपने कार्टेशियन सिस्टम में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है। और यू वी को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक, क्योंकि ये किसी कर्व के कोऑर्डिनेट्स हैं जो सरफेस पे कर्व लिया गया है, ठीक। इस बेसिक बात को आपको समझना है। अब अगर हम यू की बात करें तो यू हमने यहाँ पर एक एंगल लिया हुआ है, तो अगर u का हम वेरिएशन देखें तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच रहेगा, क्योंकि ये एक सर्कुलर फॉर्म में चेंजेस आएंगे इसके अंदर। एक्स से एक्सिस होते हुए अगर एक्स वाई के बीच का एंगल देखें 90 डिग्री होता है, तो दैट विल टेक द होल सर्कुलेशन, क्लियर। तो ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसलिए u की वैल्यू ये चेंज होगी। और अगर हम v की वैल्यू में जाएं तो v माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने सिलेंडर बनाया है वो आपको दिख रहा है z इक्वल टू 0 प्लेन पे, निगेटिव में भी जा सकता है, ठीक। तो जो ये हाइट है ना इसकी वर्टिकल, तो उसको हम यहाँ पर v से डिनोट कर रहे हैं, वर्टिकल को v से, और जो एंगुलर चेंज आ रहा है वो हम यहाँ पर u से ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम p के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो हम u कॉमा v भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा। अब हम आपको थोड़ा सा एक बार थ्योरिकल पार्ट में और ले चलते हैं और बताते हैं कि किस किस तरीके से वेरिएशन होता है ये। तो यहाँ पर पढ़ा भी आपने कि u and v, that is x function of uv, y function of uv, z is the function of uv. Above equations are called parametric equations of the surface. इन्हें हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। किसको? जब x uv के फॉर्म में होता है, y uv के फॉर्म में होता है, z uv के फॉर्म में होता है। आपने जब 2D में पढ़ाई कर रहे थे आप, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस में, तो याद होगा पैरामीटर हम एक लिया करते थे, सिंगल, कि x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। और एक सर्किल की इक्वेशन भी अगर आपको पैरामीट्रिक में याद हो तो x इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे cos t,
और y इज इक्वल टू साइन टी। तो ये एक पैरामीटर होता था, क्योंकि हम ये कर्व की बात करते थे, सर्किल हमारा एक कर्व है, राइट। अब हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो पैरामीटर हो जाएंगे, कौन कौन से, एक u पैरामीटर हो जाएगा और एक v पैरामीटर हो जाएगा। दैट्स व्हाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड एज ए पैरामीट्रिक इक्वेशंस। आगे बढ़ते हैं। हियर एफ जी एच आर सिंगल वैल्यूड फंक्शंस व्हिच आर कॉन्टिन्यूअस इन सम डोमेन डी। यानी अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखेंगे तो ये फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस है सम डोमेन डी में, एंड पॉजेस पार्शियल डेरिवेटिव अप टू rth ऑर्डर एट ईच पॉइंट ऑफ डी। और इसके rth ऑर्डर तक के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। वी कैन डिफाइन ए सरफेस वेक्टोरली एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose position vector r is expressed in the terms of parameter u and v as follows: r equal to r uv, right? अभी हम बताते हैं इसको r equal to r uv कैसे लिखते हैं। The parameters u and v are called the curvilinear coordinates of surface coordinates of current point. Curvilinear coordinates of the surface coordinate of the current point, right? Surface के curvilinear point कहलाते हैं। The pair of parameters u v represents the point uv, ये represent करेगा point u v को। तो अब देखिए वेक्टोरली इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से कर्व बनते हैं, मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं। देखिए यहां से अगर ओरिजिन से यहां ज्वाइन कर दिया जाए इसको, सपोज करिए अगर हम यहां पर इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो आपके पास ओपी आएगा ना, ओपी को हम लोग वेक्टर आर कहते हैं, और ये आर जो है वो फंक्शन ऑफ यू वी होगा। तो आप ये याद रखिएगा कि सरफेस की जो वेक्टर इक्वेशन है वो आर इक्वल टू आर यू वी है। और पिछले दिनों आपने स्पेस कर्व में पढ़ा था कि आर आर यू है, तो ये स्पेस कर्व के लिए होता है, एक ही पैरामीटर होता है यू। और जब वी भी आ जाएगा तो ये सरफेस को डिनोट करेगा। ये किसकी इक्वेशन को डिनोट करेगा, ये सरफेस को करेगा, और ये किसको डिनोट करेगा, ये कर्व को करेगा। ठीक, एक बात। अब देखिए इसमें जो पी पॉइंट है या सरफेस है, इसमें तीन तरह के कर्व जनरली बन जाते हैं। अब तीनों कर्व को हम आपको एक एक करके बताते हैं। जो ये ब्लू लाइन से कर्व जा रहा है, ये वाला, ये एक जनरल कर्व है आपका। ये क्या कहलाएगा, जनरल कर्व हो गया आपका सरफेस पर, जैसे कि हेलिक्स बनी हुई है यहाँ पर। अब दो स्पेशल कर्व भी इसमें बन सकते हैं। दो स्पेशल कर्व कौन कौन से बनेंगे, देखिए मैं ग्रीन लाइन से बना रहा हूं, एक सर्किल बना रहा हूं जो कि बेस सर्किल के पैरेलल ही रहेगा। ये देखिए सर्किल बनाया मैंने ग्रीन कलर से। ठीक, ग्रीन कलर से जो यहां पर आपको सर्किल दिख रहा है, ये अगर देखा जाए बेसिकली तो ये किसके रोटेशन से बना होगा, यू के रोटेशन से बना। यहाँ v जो है फिक्स हो गया है। तो इस कर्व का एक नाम होता है, इसको हम लोग कहते हैं v इक्वल टू सी कर्व, v इक्वल टू सी कर्व। या इसका एक नाम और होता है, और इसको हम लोग कह सकते हैं यू कर्व। क्या कह सकते हैं, यू कर्व, ये याद रखिएगा। तो v इक्वल टू सी कर्व यानी v की वैल्यू सेम है। ऐसे कितने सर्किल बनाए जा सकते हैं पैरेलल टू बेस सर्किल, इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं। v की वैल्यू अलग अलग, यानी ऊंचाइयां अलग अलग कर दी जाएं तो अलग अलग हमारे सर्किल बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा u कर्व जो आ रहा है वो भी कई हो सकते हैं। ठीक है, कई कर्व हो सकते हैं यू हमारे, या v इक्वल टू C1 कर्व, v इक्वल टू C2 कर्व। तो यहाँ जहां v कांस्टेंट रहेगा वो u कर्व कहलाएगा, क्योंकि u रोटेट हो रहा है आपका। अब जब रोटेट हो रहा है तो इसमें एक चीज और, टेंजेंट भी आ सकता है। देखिए ये लाइन जो ग्रीन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग R1 कहते हैं। ये टेंजेंट है किस पॉइंट पर, u कर्व पे। कैसे, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा R1 जो आएगा, बिकॉज r इज द फंक्शन ऑफ u v, दो का फंक्शन है तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, v के रिस्पेक्ट में भी। तो हम ये लिख सकते हैं डेल r अपॉन डेल u, डेल r अपॉन डेल u। और अगर हम R2 निकालते हैं इसका, तो हम लिख सकते हैं डेल r अपॉन डेल v। अभी हमने R2 आपको शो नहीं किया है, अब हम शो करते हैं। देखिए जब आप यहाँ स्ट्रेट लाइन के अलोंग होते हैं, जैसा कि अभी हम एक ब्लैक लाइन ले रहे हैं, इससे बताएंगे। देखिए P पर ऊपर की तरफ चलिए, देखिए ऊपर की तरफ, वर्टिकल ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं इस जनरेटर लाइन के अलोंग। तो इस जनरेटर लाइन इज आल्सो अ कर्व। तो ये जनरेटर लाइन क्या होगी आपकी, यहां पर m पर कोई ना कोई u की वैल्यू फिक्स कर सकते हैं आप। u इज इक्वल टू आपने अल्फा लिख लिया, या c ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, c रख लिया। तो u यहां पर कांस्टेंट हो गया, एंगल हमारा कांस्टेंट हो गया। और वेरिएशन किस में आया, अगर आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं m से तो v में वेरिएशन आया। तो इसको हम लोग u इज इक्वल टू c
U इज इक्वल टू सी कर्व कहते हैं, और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये V कर्व है। क्या कहेंगे? V कर्व, क्योंकि V हमारा जो है यहाँ पर वेरी हो रहा है। और अगर R2 की बात करें कि सर ये टेंजेंट किधर होगा, तो एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन ही हमारा कर्व है, और टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन होता है, तो कौन साइड कर जाएगा? यही डायरेक्शन आपकी जो है वो R2 की हो जाएगी, और यहाँ पर ये 90 डिग्री में। हर सरफेस में ऐसा नहीं होता है कि R1 R2 90 डिग्री पर हो, लेकिन जिन सरफेस में R1 डॉट R2 जीरो आ जाएगा, जैसे सिलेंडर में आ जाता है, स्फीयर में आ जाता है, तो ये जो कर्विलिनियर बन रहे हैं कर्व्स, आपके कर्विलिनियर कर्व्स भी कहलाते हैं। ये कर्विलिनियर कर्व्स जो आपके हैं ये 90 डिग्री के होंगे। तो स्फीयर में और सिलेंडर में जो कर्विलिनियर कर्व्स बनते हैं आपके, ये 90 डिग्री के होते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में पूरा आ गया होगा। अच्छा, जो ये रेड कलर से है यहाँ पर देखिए बीच में, ये रेड कलर से जा रहा है इन दोनों के बीच में। इसका टेंजेंट अगर आप बात करें, ये टेंजेंट, ये वो टेंजेंट है जो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, जिसको टी से डिनोट करते हैं। TNB आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? TNB। तो ये वो टी है। अब देखिए R1 अलग, R2 अलग, T अलग, तीन हमारे टेंजेंट हो गए। तो जो टी टेंजेंट हमारा है वो एक जनरल कर्व पे है, कर्व ऑन द सरफेस, और R1 R2 भी कर्व ऑन द सरफेस है, बट दे आर स्पेशल कर्व्स, U कर्व एंड V कर्व, दे आर कर्विलिनियर कर्व्स। तो आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा कर्विलिनियर कर्व्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको हम डिटरमाइन करते हैं। तो अभी आपने ये देखा इसमें कि कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव। जैसा हम बता चुके हैं, R1 का मतलब है डेल आर अपॉन डेल यू, वेक्टर लगा सकते हैं, और R2 का मतलब है डेल आर अपॉन डेल वी। R11 का मतलब क्या होता है आपको ये भी समझना है। R11 है डेल टू आर अपॉन डेल यू टू, याद रखिएगा फार्मूला। और R12 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर होगा UV, क्योंकि ये 1 2 है। 1 डिफरेंशिएशन पार्शियल डिनोट करेगा U के रिस्पेक्ट में, और 2 करेगा V के रिस्पेक्ट में। R22 का मतलब क्या है? R22 का मतलब है कि R को आपने दो बार डिफरेंशिएट किया है, वो भी V के रिस्पेक्ट में, राइट। इफ R इक्वल टू एक्स वाई जेड वेयर द कंपोनेंट्स आर फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स U, V, देन R1 तो समझ ही रहे, कंपोनेंट आ जाएंगे डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल यू, एंड डेल जेड अपॉन डेल वी, और R2 के कंपोनेंट ये आएंगे। वैसे इतना ज्यादा इनका यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये भी आप याद कर लीजिए, ठीक। अच्छा, अगर ये 0 हो जाए तो क्या कहेंगे हम, और 0 ना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, the parametric representation R equal to RUV represents a surface if and only if R1 cross R2 not equal to 0। इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा कि कोई भी सरफेस कब बनेगी, जब R1 क्रॉस R2 0 ना हो। क्लियर? हाँ, अगर R1 क्रॉस R2 0 हो जाता है तो उन पॉइंट्स को हम लोग, देखिए कुछ पॉइंट आएंगे, रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट, या सिंगुलर पॉइंट्स होने सरफेस, इसका कंसेप्ट यहां पर आएगा। तो सरफेस होने के लिए R1 क्रॉस R2 0 नहीं होना चाहिए। MCQ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसीडर पॉइंट P ऑन द सरफेस whose position vector is R, then the point P is said to be regular or ordinary point on the surface R1 क्रॉस R2 नॉट इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट को कहेंगे रेगुलर या ऑर्डिनरी पॉइंट, अगर R1 क्रॉस R2 0 नहीं है। क्लियर? और जहां 0 हो जाएगा उसे हम लोग सिंगुलर पॉइंट कहेंगे, ये आगे मिलेगा आपको सिंगुलर पॉइंट, ठीक। तो ये देख लीजिए, इफ R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू 0 एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस, द पॉइंट P इज कॉल्ड द सिंगुलरिटी ऑफ द सरफेस। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सिंगुलरिटी ऑफ द सरफेस। अब दो तरह की सिंगुलरिटी होती है, एक एसेंशियल होती है और एक आर्टिफिशियल होती है। एसेंशियल वो होती है जो नेचर से प्राप्त होती है, नेचुरल होती है, उसको बनाया नहीं जाता। जैसे कोन है, कोन में आप जानते हैं कि एक वर्टेक्स होता है, सभी लोग जानते हैं कि एक वर्टेक्स V होता है। बिना वर्टेक्स से कोन नहीं होता है, कोन कहेंगे ही नहीं उसको, कोन की पहचान ही वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स को हम लोग एसेंशियल सिंगुलरिटी कहते हैं। कोन ऑफ द वर्टेक्स इज कॉल्ड एज एसेंशियल सिंगुलरिटी। एक पॉइंट आपको और मिल गया, ठीक। दीज सिंगुलरिटीज आर ड्यू टू द नेचर ऑफ द सरफेस and are independent of the choice of the parametric representation, right? कहीं भी कोई भी इक्वेशन लीजिए, आना ही है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्टेक्स ऑफ ए कोन इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, वर्टेक्स ऑफ द कोन जो है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। अब आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी क्या होती है? आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी में हम पोल को कहीं ना कहीं चूज कर लेते हैं। जैसे एक R है ये इक्वेशन आपकी, ठीक, आपने R1 निकाला, आपने R2 निकाला डिफरेंशिएट करके थीटा के रिस्पेक्ट में, उसके बाद R1 क्रॉस R2 निकाला, ये वैल्यू आ गई R के। अब अगर R आप 0 मान लेते हैं
ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू 0 एट द पोल, कहां पर, पोल पर 0 हो जाएगा। तो ये मानने पर हो रहा है, सपोज करने पर हो रहा है, तो यहां पर जो सिंगुलरिटी आएगी वो आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी आएगी, राइट। तो यह ध्यान रखिएगा। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि हम यूवी की कुछ नई वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि यू हमारा फिर फंक्शन हो जाए कैपिटल यू और कैपिटल वी का, जो स्मॉल वी पैरामीटर है वो भी कैपिटल यू और कैपिटल वी का हो जाए फंक्शन, राइट, ये हो जाए। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स, हमने पैरामीटर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक। अब कर दिया तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, यानी क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे। तो एक चीज आप बस याद रखिए, द प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन, इन ए प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलर पॉइंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रेगुलर पॉइंट। यानी अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर आप प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी प्रॉपरली एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो क्या रेगुलर पॉइंट बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। द रेगुलर पॉइंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रेगुलर पॉइंट, वो चेंज नहीं होता है, ठीक। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल में हम आपको अप्लाई करके बताएंगे। रिमार्क 1 में देखिए, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड वी शैल रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स टू द रेगुलर पॉइंट ऑफ ए सरफेस। यानी हम लोग जितने भी पॉइंट हैं उन सबको रेगुलर पॉइंट ऑफ द सरफेस मान के चलेंगे, यानी कि R1 क्रॉस R2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। R1 क्रॉस R2 नॉट इक्वल टू 0 लेंगे हर पॉइंट पर। वी शैल ऑलवेज प्रिफर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द सरफेस सो दैट ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ द सरफेस। कांस्टेंट इक्वेशन जो होती है वो एक्स वाई जेड में होती है। जो इक्वेशन सरफेस की एक्स वाई जेड में होगी उसे कांस्टेंट इक्वेशन कहेंगे, और जो यूवी के फॉर्म में होगी उसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहेंगे, ठीक। सिंस इन लोकल डिफरेंशियल ज्योमेट्री वन फोकसेस अटेंशन नॉट सो मच ऑन ए सरफेस एज ए होल आउट ऑन ए स्मॉल रीजन। थोड़े से रीजन में आपको स्टडी करनी, इसलिए ऐसा करेंगे। अब देखिए आ गया कर्व्स इन ए सरफेस। कर्व्स इन ए सरफेस अभी अभी हमने आपको पढ़ा दिया है। अभी अभी जो हमने ये फिगर बनाए थे आपको, ये कर्व्स ऑन ए सरफेस या इन ए सरफेस की ही बात है। यू कर्व, वी कर्व, ठीक, या टेंजेंट R1 है और R2 है, इसी के बारे में पूरा आपका एक थ्योरी यहाँ पर दी हुई है। तो ये थ्योरी आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि दो कर्व होते हैं यू और वी, जो कि फंक्शन ऑफ एस है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर किसका फंक्शन लेंगे, एस का। मे बी रिफर्ड टू एज ए कर्विलिनियर इक्वेशंस ऑफ द कर्व। नाउ कीपिंग यू इज इक्वल टू कांस्टेंट और वी इक्वल टू कांस्टेंट, वी गेट कर्व्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक कर्व्स। हाँ, हमने कर्विलिनियर कर्व्स भी कहा था और इन्हें पैरामीट्रिक कर्व्स भी कहा जाता है, ठीक। इफ यू इक्वल टू सी as v varies, the point r equal to cv describes a parametric curve called v curve. अगर u कांस्टेंट है तो v कर्व कहेंगे, ठीक है, या हम उसको पैरामीट्रिक कर्व u इक्वल टू c भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, u इक्वल टू c। सिमिलरली इफ v इक्वल टू c, अगर v जो है c हो जाए एंड u वेरीज, u वेरी करेगा, तो जो पॉइंट हमारा होता है ना, देखिए r इक्वल टू r uv होता है, आपने पढ़ा हुआ है, r इक्वल टू r uv, ठीक। तो v इक्वल टू c, v तो हमारा c हो गया। सिमिलरली इफ v इक्वल टू c and u varies, the point r equal to ruc describes a parametric curve called the u curve or parametric curve v equal to c, right। पैरामीट्रिक कर्व v equal to c भी आप कह सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, फॉर यू कर्व द टेंजेंट टू द कर्व इन द सेंस ऑफ यू इंक्रीजिंग, यू जब इंक्रीज करेगा उधर की डायरेक्शन में लेंगे आप इसको R1 को, इज अलोंग द वेक्टर R1। तो यहां पर देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं हम आपका, जो ग्रीन कलर का ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं सर्किल बना हुआ है जो बेस सर्किल के पैरेलल है, तो R1 को हमने इंक्रीजिंग सेंस में लिया है, यानी एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक। यू एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेगा क्योंकि यू जो है एंगुलर है आपका, ठीक, और v जो है लीनियर है, v की वैल्यू लीनियर बढ़ रही है, ठीक है, तो इसलिए इंक्रीजिंग सेंस में लिया जाएगा। एंड फॉर कर्व v, फॉर v कर्व द टेंजेंट टू द कर्व इन द सेंस ऑफ v इंक्रीजिंग इज along the vector r2, किसके along रहेगा, वेक्टर r2 के। सिंस r1 क्रॉस r2 नॉट इक्वल टू 0, यानी देखिए इसको जो लेंगे R2 को, वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ लेंगे, यानी इंक्रीजिंग इन द सेंस ऑफ दिस R2, ये आ जाएगा आपका, ठीक।
द पैरामीट्रिक कर्व्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स कैन नॉट टच ईच अदर, यानी अलग अलग पैरामीट्रिक कर्व्स जब आप बनाएंगे तो वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। पैरामीट्रिक कर्व्स ऑफ डिफरेंट सिस्टम कैन नॉट टच ईच अदर। अब देखिए, the two parametric curves through a point P are orthogonal if r1 dot r2 is equal to 0। r1 dot r2 अगर 0 हो जाएगा तो वो ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। if this condition is obeyed at every point in the domain D for all uv, then the two systems of parametric curves is orthogonal। तो दो सिस्टम जो है, यहाँ दो सिस्टम चल रहे हैं, देखिए एक u कर्व का सिस्टम चल रहा है और एक v कर्व का सिस्टम चल रहा है, राइट। और ये ऑर्थोगोनल कब होंगे? जब r1 डॉट r2 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल पैरामीट्रिक कर्व्स ऑन स्फीयर्स आर ऑर्थोगोनल। जो पैरामीट्रिक कर्व्स है वो स्फीयर पे ऑर्थोगोनल होते हैं। तो आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट और हैं, एक है टेंजेंट प्लेन और एक है नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर बताते हैं आपको, फिगर से ज्यादा समझ में आता है जनरली। देखिए ये जो पॉइंट P लिया था, याद होगा आपको, जो यहाँ पर ये P पॉइंट था, ये इंटरसेक्शन है R1 का, R2 का, और T देख रहे हैं बना हुआ। यहाँ पर हम एक प्लेन बना सकते हैं, वी कैन टेक ए प्लेन। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए प्लेन बना रहे हैं हम। प्लेन देखना पड़ेगा आपको 3D में, ये ब्लू कलर से हमने बनाया है ये प्लेन, ठीक है। इस प्लेन की खास बात क्या है कि इस प्लेन पर T लाई कर रहा है, आपका टेंजेंट प्लेन है तो T इस पर लाई करेगा आपका, राइट। और इस T पर ही एक लाइन और आ रही बाहर, बहुत ध्यान से देखिएगा, और R1 R2 भी लाई करेगा, यानी कुल मिला के तीनों वेक्टर इस पर लाई करेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट प्लेन है। R1 भी टेंजेंट है, लेकिन R1 टेंजेंट है U कर्व का, ध्यान समझिएगा। R1 इज द टेंजेंट टू U कर्व and R2 is tangent to the V curve and T is the tangent of the general curve। आप कहेंगे जनरल कर्व की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? तो अभी हमने आपको बताया था जनरल कर्व ये लिखा हुआ है, R इक्वल टू आर यू वी। ये जो आप देख रहे हैं ये रही इसकी इक्वेशन यहाँ पर, ठीक। R इक्वल टू आर यू वी, ये जनरल कर्व है, तो इसकी जनरल टेंजेंट भी है, जनरल टेंजेंट T कैप, TNB जैसे पढ़ते थे हम लोग, ठीक। अब आते एक नया सिंबल और आ रहा है, नई डायरेक्शन और आ रही है, वो है नॉर्मल की। वो नॉर्मल नहीं TNB वाला, वो तो प्रिंसिपल नॉर्मल था। अब ये सरफेस नॉर्मल आएगा। सरफेस नॉर्मल और टेंजेंट नॉर्मल कभी कोइंसाइड भी हो सकते हैं और कभी उनकी डायरेक्शन बदल भी सकती है, ठीक। इसका बहुत ज्यादा विवरण आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो एक ऐसी लाइन देखिएगा ध्यान से, अब हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ये देखिए ब्लू कलर की जो ये हमने निकाली है, ये दिस इज द लाइन विच इज कैपिटल N कैप, कैपिटल N लेकर N कैप लगा देंगे इसके ऊपर आप, ठीक। ये किस पर परपेंडिकुलर है? फिगर में भी आपको जूम करके देखिए दिखाई दे रहा होगा। दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन, और टेंजेंट प्लेन पे होने की वजह से ये R1 पर भी हो गई है और R2 पर भी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है T डॉट N, अगर यहाँ देखें हम लोग कि T डॉट N जो है आपका वो 0 हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक नॉर्मल इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि टेंजेंट प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, कंसीडर एन आर्बिट्रेरी कर्व C पासिंग थ्रू P। ये C कर्व वही है जो हम आपसे कह रहे थे जनरल कर्व, जो अभी हमने यहाँ पर रेड कलर का एक कर्व बनाया हुआ है, ये वाला, ये कर्व, ये जो आप देख रहे हैं ये जा रहा है, ये C कर्व है आपका। ये कौन सा है? एक जनरल कर्व C। इसमें कांस्टेंट कुछ नहीं है, इसमें U भी वेरी कर रहा है और इसमें V भी वेरी कर रहा है। जब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर हमारे स्पेशल पैरामीट्रिक कर्व्स आ जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंट्स पैरामीट्रिक कर्व्स and represented passing through P and it by and represented it by parametric equations U is equal to US, V equal to VS। यानी यहाँ पर U और V दोनों S के पैरामीट्रिक फॉर्म है, where S the arc length of the curve measured from fixed point। S arc length है measured from the fixed point। then dr by ds is equal to del r upon del U। ये लिख सकते हैं ना हम लोग, चैन रूल से पता होगा आपको कि R किसका फंक्शन है। यहाँ पर R इज द फंक्शन ऑफ U, V। R U V का फंक्शन है और इसको S में डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक। तो डेल R बाई डेल S टोटल डिफरेंशियल ले रहे हैं, दैट इज डेल R अपॉन डेल U, du बाई ds, डेल R अपॉन डेल V और dv बाई ds। इफ T इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू दिस कर्व, तो dr बाई ds को तो आप T लिख लेंगे, याद होगा, वही हमने T बनाया भी है अभी फिगर में आपने देखा। तो दैट इज R1 du बाई ds प्लस R2 dv बाई ds, राइट। ये आप याद रखिएगा फार्मूला, कि टेंजेंट का फार्मूला ऐसे भी होता है T का, T कैप का, ठीक। R1 du बाई ds प्लस R2 dv बाई ds, ये चैन रूल से लिखा गया है। और डेल R अपॉन डेल U तो आप समझ ही रहे हैं R1 है, अभी हमने पीछे सिंबल ने बताया, फिगर ने बताया। डेल R अपॉन डेल V जो है वो R2 है,
अब देखिए ध्यान से यहाँ कि सिंस r1 एंड r2 आर नॉन जीरो एंड इंडिपेंडेंट, देयरफॉर द टेंजेंट टू द कर्व c at p lies in the plane containing the vectors r1 and r2. ठीक, r1 and since r1 and r2 are non-zero and independent, therefore the tangent to the curve c at p lies in the plane containing the vector r1 and r2. तो यानी यहाँ तीन वेक्टर लाई कर रहे हैं टेंजेंट प्लेन पर। कौन कौन? एक तो टेंजेंट टू द कर्व एट c, टेंजेंट टू द कर्व c at p, ये भी लाई करेगा, r1 भी लाई करेगा और r2 भी लाई करेगा। Thus the tangent line to the surface at p lies in the plane. This plane is called the tangent plane at p. तो उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट प्लेन कहते हैं। अब आ रहा है नॉर्मल। The normal to the surface at p is the normal to the tangent plane at p. Normal to the surface मतलब क्या हुआ? Normal to the tangent plane. जो नॉर्मल होगा सरफेस पे, इसका मतलब है वो टेंजेंट प्लेन पे नॉर्मल होगा। The normal to the surface at p is normal to the tangent plane at p and is therefore perpendicular to r1 and r2. यानी ये किस पे परपेंडिकुलर होगा? फिगर से देख लीजिए, ये n जो है वो परपेंडिकुलर है r1 पे भी और r2 पे भी। तो डायरेक्शन क्या हो गई इस n की? r1 क्रॉस r2। आपने तीन वेक्टर्स पढ़े थे, याद करिए, जब आपने शुरू में 11th क्लास में पढ़ा, a इधर है, b इधर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो a क्रॉस b हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा। a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, राइट। तो यही बात यहां पर बताई गई है। द यूनिट सरफेस नॉर्मल n इज गिवन बाय n इक्वल टू r1 क्रॉस r2 अपॉन में मॉड ऑफ r1 r2, और मॉड ऑफ r1 क्रॉस r2 को हम लोग h से डिनोट कर लेते हैं। किससे नोट करते हैं? h से। तो n का जो फार्मूला बनेगा वो बिल्कुल याद रखिएगा, r1 क्रॉस r2 अपॉन h। कभी कभी n पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। तो आई थिंक आज पूरा समझ में आ गया होगा सरफेस से रिलेटेड कि सरफेस पे कौन कौन से कर्व होते हैं, स्पेशल कर्व कौन सा होता है, जनरल कर्व कौन सा होता है, उसमें टेंजेंट प्लेन क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मल प्लेन क्या होता है। नॉर्मल प्लेन नहीं है, नॉर्मल लाइन जो होती है टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है, ठीक। सरफेसेस ऑफ रिवोल्यूशन और इन सब के बारे में हम लोग कल स्टडी करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई थिंक आज का लेक्चर पूरा समझ में